हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के जो क्लासिफिकेशन हमने पिछले वीडियो में देखा, उस क्लासिफिकेशन का पहला क्लास यानी कि फर्स्ट लाइन ड्रग। और इस फर्स्ट लाइन ड्रग में भी हम बात करेंगे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग में से एक आइसोनियाजाइड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज का टॉपिक जो आइसोनियाजाइड है ये है क्या। Isoniazid is one of the most important, most effective anti-tubercular drug, which is example of first line drug. फर्स्ट लाइन ड्रग कहने का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लाइन ड्रग एक ऐसा ड्रग है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में पहले प्रायोरिटी पे यूज होगा उनको ट्रीट करने में। इनके साथ अच्छी बात ये होती है कि इनका जो एक्टिविटी है, इनकी जो एफिकेसी है वो ज्यादा होता है, लेकिन इनका जो साइड इफेक्ट है, अनवांटेड इफेक्ट है, जिसको हमको बेसिकली नहीं चाहिए या यूं कहूं कि टॉक्सिसिटी वाला, तो वो इसका कम होता है। तो दोनों तरीके से अच्छा हुआ हमारे लिए। एडवांटेज भी इसका ज्यादा है, डिसएडवांटेज के रूप में इसका जो साइड इफेक्ट या अनवांटेड इफेक्ट है वो भी कम है। दैट इज it is one of the important drug for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infected person in TB। इसके एक और अच्छी बात यह है कि ये जो ड्रग है वो इकोनॉमिक है, ये बहुत ही सस्ते दाम में इजीली अवेलेबल मिलते हैं अगर मैं बात करूं इनको इकोनॉमिक कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस आर द फर्स्ट लाइन ड्रग व्हिच आर द सुपीरियर इन एफिकेसी एंड inferior in their unwanted effect, both are good for us। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका जो इफेक्टिवनेस है वो कहां कहां आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसको आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि इट इज एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लाइन ड्रग। ये जो इफेक्टिव होते हैं आइसोनियाजाइड वो हमारे एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम दोनों में इफेक्टिव होते हैं। तो पीएच के वेरिएबल होने के कारण से इनकी एक्टिविटी में ज्यादा कोई मेजर इफेक्ट फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दीज आर एक्टिव इन बोथ कंडीशंस। उसके बाद हम बात करते हैं तो ट्यूबरक्यूलोसिडल, ये जो लाइन आपका है दूसरा पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ट्यूबरक्यूलोसिडल। आखिरी के ये जो वर्ड्स हैं सिडल, ये इंडिकेट करते हैं कि ये बैक्टीरिया को, कौन से बैक्टीरिया को? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को खत्म कर देंगे, पूरी तरह से कंप्लीटली किल कर देंगे। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द माइक्रोबैक्टीरियल सिडल, या इसको हम लोग यूं बोल सकते हैं कि माइकोबैक्टीरियम सिडल एक्टिविटी शो करेगा। ये सिडल एक्टिविटी दो अलग अलग केस पे वेरिएबल है, यानी कि इनकी जो एक्टिविटी है या तो सिडल एक्टिविटी या तो स्टैटिक एक्टिविटी, वो किस पे डिपेंड करता है? ऐसे बैक्टीरिया के लिए जो कि रैपिडली मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, इन्हीं के लिए ये बैक्टीरियोसिडल का काम करेगा। ओनली फॉर दोज बैक्टीरिया व्हिच आर मल्टीप्लाइंग रैपिडली। लेकिन ऐसा बैक्टीरिया जो कि रैपिडली मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, कांस्टेंट है, स्टैटिक का काम करेगा, यानी कि उनको किल नहीं, उनको इनहिबिट करके रखेगा अगर वो बैक्टीरिया रेस्टिंग कंडीशंस में है। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपका जो आइसोनियाजाइड है ये दो अलग अलग तरीके से काम करेगा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि आइसोनियाजाइड कैसे आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को डिस्ट्रॉय करता है। इनमें ऐसी कौन कौन सी खास बात है जो कि इनको इफेक्टिव बनाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो वो पॉइंट्स भी हम समझ लें। सबसे पहला देखिए इंट्रासेल्युलर बैसिली। जो ऐसे बैसिली हैं जो इंट्रासेल्युलर लेवल पे ग्रोथ कर रहे होंगे, जो सेल के अंदर मूव कर रहे होंगे, इनको फ्रीली पेनिट्रेट करके खत्म कर सकता है। मतलब क्या हुआ? अगर कोई बैसिली है, अगर कोई बैक्टीरिया है जो सेल के अंदर ग्रोथ कर रहा है, तो वो सेल के बाहर से सेल के अंदर में इजीली पेनिट्रेट कर लेगा, और पेनिट्रेट करने के बाद वो आपके सेल के अंदर पहुंच जाएगा और इस तरीके से इंट्रासेल्युलर में मूव करेगा। यहां भी आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हम यूज कर सकते हैं। जो ट्यूबरकल है, वहां भी आप जो देख रहे हैं ट्यूबरकुलर कैविटी, वो इसी ट्यूबरकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रैन्युलोमा के बारे में बात कर रहे हैं। सो इस ट्यूबरकुलर बैसिली के अंदर जो माइक्रोफेज के अंदर ये फंसे हुए हुए हैं, वहां पे जाकर के इनको खत्म कर सकते हैं। माइक्रोफेज हमारे इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट सेल है जो कि इनको फैगी का काम करते हैं, जो कि इनको इंगल्फ करने का, इंजेस्ट करने का काम करते हैं, या उनके अंदर भी जाकर के उनको किल कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं उनकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये जो बैसिली मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं सेल वॉल में ऑफ द पर्टिकुलर कैविटी, जो एक ग्रैन्युलोमा फॉर्म करेंगे, ये जो आप कैविटी देख रहे हैं इसी कैविटी की मैं बात कर रहा हूं, तो ये बैसिली जो कि मल्टीप्लाई कर रहे होंगे सेल वॉल की कैविटी में, उनके लिए भी इफेक्टिव होते हैं। सो दीज आर आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट इन बोथ कंडीशंस। कौन से दो कंडीशंस के लिए? जो इंट्रासेल्युलर होंगे और जो इंट्रासेल्युलर के साथ साथ एक्स्ट्रा सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको दोनों को खत्म करेगा। ये आपके इंट्रासेल्युलर और आपके एक्स्ट्रा सेल्युलर दोनों के पार्ट को, उसमें ग्रोथ हो रहे हैं माइकोबैक्टीरियम के जो बैक्टीरिया हैं, ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया हैं, इनको खत्म करेगा। उसके बाद देखिए इफ यूज्ड अलोन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इनको अकेला यूज करता हूं, अगर मैं इनको सिंगल यूज करता हूं, यानी कि
आइसोनियाजाइड ड्रग को सिंगली एज सच होल सोल यूज करूंगा तो ये उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, और अलोन यूज करने की वजह से ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के रिस्पॉन्सिबल कॉजेस हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे, और इसीलिए हम इनके रेजिस्टेंस को डेवलप ना होने देने के लिए इनको अदर तरह के जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है इनके साथ कंबाइन करते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हमको देखना है इनके कुछ जुड़ी हुई एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में, जो कि आपको जानना जरूरी है। तो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन में पहला और इंपॉर्टेंट अनवांटेड इफेक्ट है वह है पेरिफेरल न्यूराइटिस। हालांकि ये उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ओनली हायर डोज पे ये चीज देखने को मिलेगा टॉक्सिक लेवल पे। तो ये क्या होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस, आपके एक टिंगलिंग जैसा फील होना, पेन जैसा, पिंचिंग जैसा इफेक्ट होना नर्व के एंडिंग्स में, ये न्यूराइटिस कहलाता है। और इसका कारण क्या है इस तरह के एडवर्स इफेक्ट देखने के? जस्ट बिकॉज ड्यू टू चेंज इन यूटिलाइजेशन एंड इंक्रीज इन द एलिमिनेशन ऑफ पायरिडॉक्सिन। जो पायरिडॉक्सिन है इनके यूटिलाइजेशन में चेंजेस होंगे, अल्टरेशन होगा, इंटरफेयर होगा, साथ साथ इनका एलिमिनेशन भी ज्यादा होगा। तो सिम्टोमेटिक तरीके से अगर हमको ठीक करना हो इस तरह की प्रॉब्लम को तो हमको पायरिडॉक्सिन का एक्स्ट्रा डोज देना पड़ेगा आपके आइसोनियाजाइड के साथ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडीआर हो गया। दूसरा, हेपेटाइटिस के केस में भी हम देखते हैं हेपेटाइटिस यानी कि आपके लीवर में कोई तरह की एब्नॉर्मलिटी डेवलप हो जाए, उसमें थोड़े बहुत इन्फ्लेमेशन के डेवलप होने की संभावना होती है, और ऐसे जो इफेक्ट है हेपेटाइटिस के ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ आपके आइसोनियाजाइड, ये बेसिकली उनमें देखने को मिलता है जो पर्टिकुलर पर्सन या तो अल्कोहलिक हो, खास करके क्रोनिक अल्कोहलिक हो, जो लंबे समय से अल्कोहल को यूज करते रहे हों, या ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जो अभी एल्डर एज में हो गए हों, बुजुर्गों को, इन दोनों को ज्यादा अफेक्ट करता है। इनके साथ साथ इस हेपेटाइटिस के साथ साथ कुछ ऑल्सो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जिनको हम बोल सकते हैं कॉमन सिम्टम। दीज आर नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया और जॉन्डिस। जॉन्डिस भी एसोसिएट हो सकता है डोज डिपेंडेंट मैनर में, क्योंकि लीवर के फंक्शन में एब्नॉर्मलिटी आएगी तो बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, इनका जो एलिमिनेशन का प्रोसेस था वो भी अल्टर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इनका यूज अगर करें तो इससे क्या क्या टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। ये कॉज कर सकते हैं साइकोसिस, यानी कि आपके मेंटली एबिलिटी को थोड़ा सा अल्टर करके भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर सकते हैं, साथ साथ सीजर भी डेवलप कर सकते हैं, एक झटके जैसा फीलिंग भी आ सकता है। एपिलेप्सी के केस में इस तरह की दिक्कतें और भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। इनके साथ अगर मैं अदर तरह के एडीआर को इंक्लूड करूं तो ये हैं कुछ एनोरेक्सिया, भूख की कमी हो जाएगी, आपका जो जीआईटी है उसमें डिस्टर्बेंस देखने लगेंगे, डिस्कंफर्ट आप फील करने लग सकते हैं, कुछ एब्नॉर्मलिटीज, पेन हल्का सा हो सकता है। इनके साथ साथ फीवर भी और एलर्जिक रिस्पॉन्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इफेक्ट है जो कि आपके आइसोनियाजाइड यानी कि फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। दीज आर वेरी सिंपल, इनमें से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा याद करना पड़े, समझना पड़े। कुछ पॉइंट्स जो फैक्ट हैं उनको आपको याद रखना है कि आइसोनियाजाइड फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलर का ड्रग है। ये एसिडिक और अल्कलाइन दोनों मीडियम में काम करते हैं। ये ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोसिडल का काम करेंगे, और जो रेस्टिंग कंडीशन में उनके लिए बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपको याद रखना होगा। और ये एक्स्ट्रा सेल्युलर, इंट्रासेल्युलर दोनों तरह के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, आप एकदम समरी में आप एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि जितने भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिनका क्लासिफिकेशन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, वो बेसिकली एक सुपरफिशियली कहां पे काम करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करके टीबी के इंफेक्शन से आपको रिलीफ देने के लिए। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये आपका ट्यूबरकुलर कैविटी है, इसको हम ग्रैन्युलोमा भी बोल सकते हैं, जो आपको मैंने यहां भी समझाया हुआ है वॉल ऑफ कैविटीज के बाद में। तो यहां पे अगर मैं बैक्टीरिया के स्प्रेडिंग को देखूं तो बैक्टीरिया है कहां पे, पहले ये हम देख लेते हैं। ये बैक्टीरिया आपके इनसाइड द सेल है, और इस तरह के बैक्टीरिया के खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एथेम्ब्यूटोल, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन या इसको रिफाम्पिसिन भी बोल लीजिए। ये इस तरह के बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करेंगे। और अगर ये बैक्टीरिया आपके सेल वॉल में भी है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, तो भी इसको आइसोनियाजाइड यूजफुल होगा इसको खत्म करने में। इसके अलावा ऐसे बैक्टीरिया जो परसिस्टर्स है, यानी कि जो लंबे समय से रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं कैविटी बना करके, इनको अगर हमको खत्म करना है तो इसके लिए हमको रिफाम्पिसिन या जो रिफाम्पिन है इसको यूज करना होगा
ये इफेक्टिव होते हैं। अगर ये बैक्टीरिया आपके इस ट्यूबुलर कैविटी से आगे मूव करके आपके ब्लड वेसल में पहुंचते हैं तो दीज आर द ब्लड वेसल्स। तो ऐसे ही इस ब्लड वेसल में मूव किए गए बैक्टीरिया को अगर हमको खत्म करना है तो इसके दो ऑप्शन है। अगर केवल ये ब्लड वेसल में प्रेजेंट है तो इसके लिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपके इस तरह के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो फैलने का प्रोसेस है इसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर टीबी एक्टिव हो गया उसके बाद स्प्रेडिंग कंडीशन में चला गया तो आपके पल्मोनरी पार्ट से मूव करता हुआ आपके स्प्रेन, बोन और आपके जो जेनेटो यूरिनल पार्ट है यहां भी मूव कर सकते हैं और इनमें भी अफेक्ट कर सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस को। इसके अलावा अगर कोई माइक्रोफेज में फंसा हुआ है, माइक्रोफेज में इंट्रैप्ड हो गया है कैविटी के अंदर, तो इस तरह से बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है। पायराजीनामाइड, आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिन, ये जो ड्रग है ये माइक्रोफेज में अटके हुए बैक्टीरिया को खत्म करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। खत्म करने का मतलब है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, या तो ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे या तो कंप्लीटली इरेडिकेट करेंगे। ये ड्रग उनकी एक्टिविटी के स्पेक्ट्रम पे डिपेंड करता है। तो इस वाले सेक्शन में हमने बेसिकली देखा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट जानकारियां, उनके जो काम करने की जगह है वो हमने उसके एडीआर देखे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी वीडियो के सेकंड वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में। अब बारी आती है हमारे आइसोनियाजाइड के काम करने के तरीके को देखने की, यानी कि उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने का। ये सेक्शन व्हाइट बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में और डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएगा। इसके मैकेनिज्म को समझाने के लिए हमने तीन तरीके को फॉलो किए हैं। पहले आप इनकी थ्योरी को समझेंगे, इस थ्योरी को रेट्रोस्पेक्टिव उनके डायग्राम से समझेंगे जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा हर एक स्टेप को, और इसके बाद मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो भी दिखाऊंगा। ये तीनों बहुत जरूरी हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आइसोनियाजाइड का जो काम करने का तरीका है वो स्पेसिफिक है। सबसे पहले स्पेसिफिक का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगा। आइसोनियाजाइड आपके बैक्टीरिया के उस तरह के सेल वॉल को अफेक्ट करेगा जिनमें माइकोलिक एसिड का रिच कंटेंट होगा। और माइकोलिक एसिड रिच कंटेंट किस तरह के बैक्टीरिया में होते हैं? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया में पाए जाएंगे जो कि टीबी कॉज करते हैं। इसीलिए हमारा जो आइसोनियाजाइड ड्रग है वह स्पेसिफिकली आपके ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में बैक्टीरियोसिडल तरह की एक्टिविटी देता है। ये माइकोलिक एसिड दूसरे तरह के बैक्टीरिया में पाया नहीं जाएगा, इसीलिए ये दूसरे तरह के बैक्टीरिया में यूजफुल नहीं होगा उनको किल करने में। और यही कारण है कि हमने इससे पहले जो कीमोथेरेपी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग देखा उसमें आइसोनियाजाइड किसी भी कैटेगरी में हमने बात नहीं किया, एक अदर को छोड़ दें तो, क्योंकि वो अदर यहीं पे बात कर रहे थे हम लोग। तो ये सिंपल सा लॉजिक है जो कि आपके आइसोनियाजाइड को सेग्रीगेट करता है, सेपरेट करता है अलग तरह के एंटीबायोटिक से, स्पेसिफिकली यूज्ड होता है आपके ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को खत्म करने में। तो चलिए मूव करते हैं इस सेक्शन में, देखें स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है हमारा आइसोनियाजाइड। सबसे पहले हम बात करें आइसोनियाजाइड करता क्या है। आइसोनियाजाइड इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, किसको इनहिबिट करेगा? माइकोलिक एसिड को। ये माइकोलिक एसिड क्या है? ये माइकोलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके बैक्टीरियल सेल वॉल का। किस तरह के बैक्टीरियल सेल वॉल? ओनली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का सेल वॉल है वो स्पेसिफिक रिच होता है आपके माइकोलिक एसिड के, यही कारण है दूसरों से अलग होगा। और अगर सेल वॉल को इनहिबिट करता है तो क्या होगा? सेल वॉल बैक्टीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। सेल वॉल बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, एक सेफ, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुली से। जब तक बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल इंटैक्ट है, सेल वॉल उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन अगर हम किसी तरीके से किसी ऐसे सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम को अफेक्ट कर दें जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया का सेल वॉल ढंग से बनेगा नहीं। अभी जो बैक्टीरिया बनेगा वो सेल वॉल डेफिशिएंट होगा और इससे बैक्टीरिया के डेथ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और यही कारण है कि हमारा जो आइसोनियाजाइड है वो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का एग्जांपल है। और ये उस तरह के बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे वाले बैक्टीरिया के लिए हमारा आइसोनियाजाइड बैक्टीरियोसिडल का काम करता है। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो रेस्टिंग फेज में होंगे उनके लिए बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करेगा। पिछले सेक्शन से आपको रिकॉल करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरा, अगर हम देखें तो सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ अदर बैक्टीरिया इन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ माइकोलिक एसिड, जिसकी बात हम कर रहे थे। आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि कॉज करता है टीबी, थोड़ा सा समझेंगे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम कॉज करता है।
ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दूसरे तरह के बैक्टीरिया से डिफरेंट इस मायने में है कि इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो यही माइकोलिक एसिड होता है। ये माइकोलिक एसिड के बनने के प्रोसेस को ही हमारा आइसोनियाजाइड अफेक्ट करता है। जब दूसरे वाले बैक्टीरिया में माइकोलिक एसिड नहीं है तो दूसरे वाले बैक्टीरिया को ज्यादा अफेक्ट करेगा नहीं, इसीलिए ये सेलेक्टिवली यूज होता है। अब शायद आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ माइकोलिक एसिड व्हिच इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इट मींस फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब देखिए आइसोनियाजाइड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एमसीक्यूज का एक परमानेंट क्वेश्चन मान के चलें, आइसोनियाजाइड इज अ प्रोड्रग। नाउ अनदर वर्ड वी आर हैविंग दैट इज प्रोड्रग। क्या होता है प्रोड्रग का मतलब? प्रोड्रग एक ऐसा ड्रग है जो इनिशियली जब आप उसको लेते हैं तब यह इनएक्टिव कंडीशंस में होता है, लेकिन जैसे ही यह आपके हेपेटिक में पहुंचता है आपके मेटाबॉलिज्म के कारण से ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऐसा ड्रग जो इनिशियली इनएक्टिव हो, मेटाबॉलिज्म के बाद जब इसका मेटाबोलाइट बनेगा तो ये मेटाबोलाइट एक्टिव फॉर्म में होगा और अपना वो एक्शन देना शुरू करेगा जिस एक्शन को लेने के लिए हमने इस ड्रग को लेना शुरू किया था। तो ये है आपके माइकोलिक एसिड को खत्म करने वाले आइसोनियाजाइड के काम करने का तरीका। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोड्रग है कि नहीं है आपका आइसोनियाजाइड। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप इस आइसोनियाजाइड को एक प्रोड्रग के फॉर्म में देंगे ये फ्रीली एंटर करेगा माइकोबैक्टीरियल के सेल के अंदर। यहां पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह है आइसोनियाजाइड। जब इस आइसोनियाजाइड को हम देते हैं तो इस बैक्टीरिया के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल वॉल में इजीली पेनिट्रेट करता है और पेनिट्रेट होने के बाद डिफरेंट टाइप के एंजाइम के सपोर्ट से ये कन्वर्ट होता है एक्टिव मेटाबोलाइट के फॉर्म में, जो आगे जाकर के अपना बैक्टीरियोसिडल मल्टीप्लाई कर रहे बैक्टीरिया में देना शुरू करेगा। सो आगे का स्टेप देखते हैं। इट विल कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म या एक्टिव मेटाबोलाइट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम ये भी याद रखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस में। ये एंजाइम है कैटालेज पर ऑक्सीडेज, जिसको हम शॉर्ट में कैट-जी के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है माइकोबैक्टीरिया में, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया में जो कि ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है। इसके बाद देखिए दिस एक्टिव फॉर्म क्रिएट कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ये भी बहुत जरूरी है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसको ब्रेक करने में काफी टाइम और काफी एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड में से एक है। अब हमारा जो एक्टिव फॉर्म के इसी पर ऑक्सीडेज के कारण से, कैटालेज पर ऑक्सीडेज के कारण से बना हुआ एक्टिव फॉर्म, ये इस तरह के आगे जाकर के क्रिएट करेगा एक कोवेलेंट बॉन्ड। किसके साथ? डिफरेंट तरह के जो सर्टेन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो और अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट होंगे बैक्टीरिया में, जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस में मदद करते होंगे। इस तरह के जो सर्टेन एंजाइम है उनके साथ ये बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद क्या करेगा? इनके प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। यहां पे देखिए द सर्टेन एंजाइम के साथ बाइंड होगा, उसके बाद इनहिबिट करेगा माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को। जब माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस कम होगी तो क्या होगा? याद रखिए माइकोलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल वॉल का। तो जब जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वही कम हो रहा है तो क्या होगा? There will be a reduction in cell wall synthesis। और जब सेल वॉल की सिंथेसिस कमजोर होगी तो ये अफेक्ट करेगा आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को। बैक्टीरिया के जो एक प्रकार से अपने आप को प्रिवेंट करने की एबिलिटी है, सर्वाइवल कहें ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, इस सर्वाइवल की एबिलिटी को बैक्टीरिया के अंदर कम करेगा, क्योंकि अब सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके कारण से जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे आइसोनियाजाइड के काम करने का तरीका। अब थ्योरी खत्म किया हमने, चलिए मूव करते हैं डायग्राम में, फिर हम मूव करेंगे रेजिस्टेंस और इंटरेक्शन में, इसके बाद एनिमेशन भी देखेंगे। थ्योरी के बाद हम बात करते हैं इसी थ्योरी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये है हमारा आइसोनियाजाइड। इस आइसोनियाजाइड को आपने जिस भी रूट से लेना होगा उस रूट से लिया। ये आइसोनियाजाइड फ्रीली मूव करेगा बैक्टीरियल सेल वॉल में। आप देख सकते हैं कि इट विल फ्रीली मूव करता है। बैक्टीरियल सेल में मूव करने के बाद एक एंजाइम जिसका नाम आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है कैटालेज पर ऑक्सीडेज कैट-जी, इसके प्रेजेंस में आइसोनियाजाइड का जो प्रोड्रग है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यहां पे हमने दिखाया फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद जब एक्टिव फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा तो सर्टेन टाइप के जो डिफरेंट एंजाइम हैं जो कि बैक्टीरिया के प्रोटीन के सिंथेसिस और उसके साथ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया के सेल वॉल, यहां पे अगर मैं बात करूं तो सेल वॉल के रिस्पॉन्ड में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो ऐसे एंजाइम जो बैक्टीरिया के इस सेल वॉल को बनाने में मदद करते हैं, इनके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा।
कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ये उस एंजाइम, कौन सा एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो कि सेल वॉल बनाने में बैक्टीरिया की मदद करते हैं, उस तरह के एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बाइंड होगा और इंटरैक्ट करेगा आपके INHA जीन के साथ। INHA जीन एक ऐसा जीन है जो बैक्टीरिया में बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है उनके सेल वॉल के सिंथेसिस को अफेक्ट करने के लिए और कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो इनके साथ इंटरैक्ट करेगा और इसकी वजह से हमारा जो आइसोनियाजाइड है वो डिक्रीज करेगा माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस में। माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस अगर डिक्रीज होती है तो फिर आगे जाकर के वीक सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। वीक सेल का वॉल का फॉर्मेशन होगा तो ये जो सेल वॉल आप देख रहे हैं इस तरह से डिस्ट्रॉय होना शुरू होगा, रप्चर होना शुरू करेगा। इसके कारण से हमको ट्यूबरक्यूलोसिडल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, यानी कि ये जो आइसोनियाजाइड है वो बैक्टीरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरह से हमको आपके आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म एक्शन समझ में आ गया देखने को। यहां पे एक चीज और दोबारा रिकॉल करिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, आइसोनियाजाइड केवल उन तरह के बैक्टीरिया के लिए आपके बैक्टीरियोसिडल की एक्टिविटी देगा जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं रैपिडली, जो रेस्टिंग में है उनके लिए बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करेगा। तो इस तरीके से हमने देखा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने में आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, कि कैसे बैक्टीरिया अपने आप को आइसोनियाजाइड से बचाने के लिए चेंजेस करता है। सो ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, म्यूटेशन ऑफ INHA जीन, ये दो तरीके हैं मेनली जिनकी वजह से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बनाता है। पहला है आपके ऐसे एंजाइम जो कि इस बैक्टीरिया के सेल वॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इनके ओवर प्रोडक्शन करने लगता है। तो जो आपका आइसोनियाजाइड इनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना करके इंटरफेयर करता था इस तरह के एंजाइम के साथ जो कि सेल वॉल बनाते थे और सेल वॉल नहीं बनता था, तो उन्हीं के बाइंड होने के बावजूद एक्स्ट्रा मात्रा में हमारा बैक्टीरिया सेल वॉल बनाने लगेगा, जिसके कारण से वो इफेक्ट जो कि आइसोनियाजाइड के द्वारा रुक गया था ओवर प्रोड्यूस करने लगेगा। मान लीजिए मेरे पास 50 कोई ऐसे एंजाइम है जो कि मेरे लिए जरूरी है, मैं बैक्टीरिया हूं तो मेरे सेल वॉल को बनाने में। आइसोनियाजाइड ने मेरे 50 में से 30 को खत्म कर दिया, 20 है जो कि किसी काम का नहीं है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, अब बैक्टीरिया इस एंजाइम का ओवर प्रोडक्शन करने लगता है। सो 50 की जगह ये बना लिया 100, तो 50 में से अगर उसने 30 को डिस्ट्रॉय कर भी दिया तो मेरे पास एक्सेस मात्रा में एंजाइम प्रेजेंट है जो कि सेल वॉल को बनाने में मदद करेगा। तो इस तरीके से एक्सेस में बना करके मैं आइसोनियाजाइड की एक्टिविटी से अपने आप को प्रिवेंट कर सकता हूं। ये रेजिस्टेंस का एक तरीका है बैक्टीरिया के करस्पॉन्डिंग। दूसरा, ये म्यूटेशन भी कॉज करा सकते हैं INHA जीन के साथ, ताकि ये आगे जाकर के और अच्छे तरीके से सेल वॉल को बना लें और आइसोनियाजाइड की एक्टिविटी को नलीफाई कर दें। तो इन दो तरीकों की मुख्य रूप से अपने आप को प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद जो ये कैटजी एंजाइम है इनको भी म्यूटेशन को चेंज कर देता है ताकि इनकी एक्टिविटी एक्टिवेट ना कर पाए आइसोनियाजाइड को। नाउ कमिंग टू द इंटरैक्शन, ये जो आइसोनियाजाइड है वो अलग अलग तरह के ड्रग के साथ इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्ट करने की वजह से या तो वो आइसोनियाजाइड की एक्टिविटी को कम कर देंगे, या अगर किसी और ड्रग को आप आइसोनियाजाइड के साथ में ले रहे हैं तो ये आइसोनियाजाइड उन ड्रग की एक्टिविटी को अल्टर कर सकता है, उनके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकता है। तो ये दो सर्कमस्टेंसेस कौन कौन से हैं? पहला, एल्बुमिन हाइड्रोक्साइड अगर आप लेते हैं आइसोनियाजाइड के साथ तो एल्बुमिन हाइड्रोक्साइड आपके आइसोनियाजाइड की एक्टिविटी को कम करेगा। अब आइसोनियाजाइड के साथ अगर आप इस तरह के दूसरे ड्रग लेते हैं तो आइसोनियाजाइड, ये जो ड्रग आपको बताऊंगा, इनकी एक्टिविटी को रिटार्ड करता है। ये कौन कौन से हैं? फेनिटोइन, डायज़ेपाम, थियोफाइलिन, वारफेरिन, इनके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है और मेटाबॉलिक को अफेक्ट करने के कारण से इनको इनकी ब्लड में इनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसके कारण से आगे जाकर के इनकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है, यानी कि इनके मेटाबॉलिज्म को अगर इनहिबिट कर दें तो इनकी अवेलेबिलिटी ब्लड में बनी रहेगी थोड़े लंबे समय तक के लिए, और ज्यादा जरूरत नहीं है उसके बावजूद भी ये ब्लड में ज्यादा समय तक है। इसका मतलब तो यह है कि एक्यूमुलेशन या तो अनवांटेड इफेक्ट देना शुरू करेंगे इस तरह के जो ड्रग मैंने बताया, फेनिटोइन, डायज़ेपाम, वारफेरिन, थियोफाइलिन, ये ड्रग, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म कमजोर हो चुका है। किसकी वजह से? आपके आइसोनियाजाइड के साथ में। ये हो गया आपके समझने का तरीका। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, इस वीडियो के बाद आप इसका जो एक डायग्राम देख रहे हैं इसका एक एनिमेशन देखेंगे, तब उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट होगा। इस एनिमेशन के बाद आप पहले सेक्शन का और अभी सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बारी आती है रेफरेंस की। तो आज के दोनों सेक्शन को मैंने दो अलग अलग बुक को देख करके प्रीफर किया है। ये दो बुक है केडी त्रिपाठी और पद्मजा उदय कुमार। तो अगर आप दोनों का स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो इस एनिमेशन को देखिए, इस एनिमेशन के बाद आपको स्क्रीनशॉट के लिए समय मिल जाएगा। सो फ्रेंड, एट द लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके साथ पहला ड्रग आइसोनियाजाइड कंप्लीट। थैंक यू, नमस्कार।